Yes. हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। रमज़ान मुबारक टू एवरीबॉडी। होपफुली आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। रमज़ान इस दफ़ा स्प्रिंग में आए हैं और यहाँ कराची में मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है, बहुत हल्के रोज़े गुजर रहे हैं। यहाँ के लिए ना मैंने एक प्लांट ऑर्डर किया था दराज से। तो इसका जो पॉट था तो ये काफ़ी छोटा था, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी इसमें। अगर बच्चा ज़रा सा भी इसको पुश करता कोई भी तो ये गिर जाता। तो मैं यहाँ पर ना मेरे पास एक बड़ा पॉट रखा हुआ था तो मैंने इसके अंदर इसको फ़िट किया। लकीली हो भी गया तो इससे इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गई थी और यहाँ का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। काफ़ी अच्छा सा फ्रेश लुक आ गया था इस प्लांट को प्लेस करने के बाद यहाँ पर। आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग कैसे सिर्फ 2 घंटे की प्रिपरेशन से जो है ना आप पूरी इफ्तार बना सकते हैं और पूरी सहरी जो है ना वो प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट रोज़ा जो होता है ना तो वो थोड़ा सा केओटिक होता है क्योंकि आपको आपके जो काम होते हैं वो रूटीन में नहीं आ रहे होते। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रोज़े गुजरते रहते हैं तो आपकी जो है ना वो रूटीन अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आती हूँ ना तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि जो भी नॉन हीट वाले जो काम होते हैं सबसे पहले वो कर के रख देती हूँ। लाइक शरबत बना कर रख देती हूँ और बेसन घोल के रख देती हूँ, आलू काट के, दही फेंट के और इस तरीके की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो ये कर आकर मैं रखती रहती हूँ। और उसके बाद खाने के लिए ना मैंने जैसे आज सहरी के लिए सोचा हुआ था कि सहरी के लिए कोफ्ते बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने कीमा पहले से निकाल के डीफ्रॉस्ट किया हुआ था। और यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने हरा मसाला पीस लिया था कोफ्तों के लिए। हमारे यहाँ जो कराची में फ़िलहाल सुई गैस की जो है वो टाइमिंग्स इन्होंने सेट की हुई है रमज़ान के हवाले से। तो वो दोपहर में 3 बजे आती है और रात 9 बजे तक। तो 3 बजे ही मेरा कुकिंग वाला पार्ट जो है ना वो स्टार्ट होता है, जो भी स्टोव पे मुझे काम करना होता है। तो जैसे ही 3 बजे थे तो मैंने पहले से ही सारी कटिंग वगैरह करके रखी हुई थी, हर चीज़ रेडी करके रखी हुई थी। तो मैंने प्याज डाल दी सबसे पहले कोफ्तों के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें मौसम कितना अच्छा है, जबकि दोपहर का टाइम है लेकिन धूप में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है और रोज़े भी बहुत हल्के बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो एक तरफ जो है ना मैंने अपनी प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी थी और अब यहाँ पर जो है ना मुझे जैसे प्याज के पकौड़े भी बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं पालक भी ऐड करती हूँ। तो वो भी मैं निकाल कर पानी में डिप करके रख दूँगी। तो साथ साथ कुकिंग भी चल रही है मेरी और सहरी के लिए जो हमने खाना है खाना और साथ साथ तो छोटे मोटे काम होते हैं इफ्तारी के लिए जो पहले से आपको कर के रखने होते हैं, क्योंकि फ़्राइंग तो बिल्कुल इफ्तारी से जैसे आधे पौने घंटे पहले ही करनी होती है ताकि सारी फ्राइंग वगैरह हो जाए। बाकी काम तो आपने पहले से ही करके रखने होते हैं। अच्छा, आज ना मेरी इफ्तारी के लिए मेन्यू मैंने सोचा हुआ था कि दही बड़े बन जाएंगे, फ्रूट चाट बन जाएगी और आलू के पकौड़े होंगे, प्याज के पकौड़े होंगे। और मैंने एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी तो वो मैंने इतनी बना ली थी कि नेक्स्ट डे भी हम इफ्तारी में उसको खा लें। तो ये बिरयानी होगी और रूह अफ़ज़ा का शरबत होगा। तो यहाँ पर इफ्तारी के लिए ये मेन्यू है और सहरी के लिए मैंने जो है ना वो बीफ़ के कोफ्ते बनाने हैं। अच्छा, कोफ्ते की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं प्याज को ब्राउन करके और निकाल लूँगी और उसके अंदर मैं पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा धनिया, साबुत काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब डालकर इसमें जो है ना वो भून लूँगी। अच्छा, जब ये मसाला मेरा भुन जाएगा तो मैंने जो ये प्याज निकाली है ना इसको मैं दही के साथ ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी और फिर उस मिक्सचर को भी अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब यहाँ पर जो है ना मैं कोफ्तों का जो कीमा है उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी और फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको पूरा स्ट्रेन कर लूँगी और सारा इसमें से पानी अच्छी तरीके से जो है ना वो स्क्वीज़ कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने हरा मसाला, जिसमें मैंने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें और थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबल भुने हुए चने जो थे वो भी मैंने इसके साथ ही चॉप कर लूँगी और साथ में फिर इसमें कीमा ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च और नमक ऐड करके फिर मैं दोबारा इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। इस रेसिपी से जो आप कोफ्ते बनाएंगे ना तो आप देखिएगा कि आपके कोफ्ते इतने परफेक्ट बनेंगे और इतने सॉफ्ट बनेंगे और आपके कोफ्ते पकते हुए टूटेंगे भी नहीं और खुलेंगे भी नहीं। अच्छा, हरा मसाला पीसते वक्त मैंने इसमें प्याज भी ऐड करी थी, प्याज बताना भूल गई थी। तो प्याज, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें और थोड़ा सा भुने हुए चनों का पाउडर।
तो बस यहाँ पर जो है ना ये अच्छी तरीके से चॉप हम करेंगे इसको, ताकि जो कीमा है ना वो फाइनली चॉप हो जाए। और जब फाइनली चॉप होगा ना तो उसका जब कोफ्ते जो तैयार होंगे तो वो इतने अच्छे लुक देंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर जो आप कोफ्तों की जो बॉल्स बनाएंगे तो आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर आपको जब भी बनाने हैं तो ये है कि आप बस उसकी ग्रेवी बनाएं और साथ में जो है ना वो कोफ्ते की जो बॉल्स आपने बनाई हुई हैं आप वो उसमें ऐड कर दें। अब यहाँ पर कीमा भी जो है ना वो अच्छी तरीके से बारीक चॉप हो गया है, और जो भी हरा मसाला था वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है कीमे के साथ। तो बस अब हम इसको निकालेंगे और इसकी हम जो है ना वो बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, साइज़ जो है वो आप अपनी फ़ैमिली के हिसाब से छोटे बड़े जिस साइज़ की भी बनाना चाहें आसानी से तो आप वो रख कर बना लें। मैं जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ ही बनाऊंगी, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, बस जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है तो वही सही रहता है। कोफ्तों के अंदर के जो स्पाइसेस होते हैं, मतलब जो हरी मिर्ची और लाल पिसी हुई मिर्ची मैंने ऐड करी थी, बहुत ज़्यादा नहीं करी थी। जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी स्पाइसेस की वो मैं ग्रेवी के थ्रू उसको एडजस्ट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है आप मीट बॉल्स जो बनाएंगे तो आप उसको फिर डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस स्पैगेटीज़ बना रहे हैं तो आप फ्राई करके उसमें भी ऐड कर सकते हैं, या कुछ और चीज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरा मसाला भुन गया था, तो वो जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी दही के साथ ब्लेंड करके उसको भी डालकर अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब मैं साथ साथ जो है ना वो मीट बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, ये आप देखिएगा इतना आसानी से जो है ना वो मैं इसका शेप दे दूँगी। ये आपने एक छोटा सा एक सेक्शन निकाला है इसका, और फिर हाथों के बीच में आपने अच्छी तरीके से स्क्वीज़ किया, और फिर आपने जो है ना इस तरीके से करना है ताकि राउंड शेप आ जाए, बहुत अच्छा सा इवन सा एक राउंड शेप आ जाएगा। और फिर आप उसको प्लेस करते रहें अपनी प्लेट के अंदर। अच्छा, मैं तो वैसे ये करती हूँ, नॉर्मली बनाती रहती हूँ और साथ साथ जो है ना वो अपनी डिश में डालती रहती हूँ जो सालन पक रहा होता है। लेकिन अभी मेरा टाइम था थोड़ा सा भुनने में और मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट बना लेती हूँ, फिर इकट्ठे ही सारी डाल दूँगी। शादी से पहले ना इस तरीके से मैं अपनी अम्मी को देखती थी कि वो कोफ्ते जो है ना वो इस तरीके से शेप दे दे के बना रही होती थी। तो बस कब वो सारी चीज़ें और टेक्निक हमने भी पिक कर ली, कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं पहले जो है ना सहरी की जो भी प्रिपरेशन वगैरह करनी होती थी तो मैं रात में जैसे 10 बजे तक मैं बनाया करती थी सहरी। लेकिन क्योंकि अब हमारे एरिया में और पूरे शहर में 9 बजे के बाद रात गैस ही नहीं आती, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि उससे पहले पहले जितना भी काम हो सके तो वो हो जाए। और ज़रा रोज़ा खोल के फिर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आप सहरी के लिए जो है ना वो खड़े होकर खाना बनाएं। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि एक दो रोज़े मैंने कोशिश करी कि मैं इफ्तारी की बात करूं, लेकिन मुझे वो बहुत मुश्किल लगा। तो इसलिए अब मैं इस तरीके से कर लेती हूँ कि एक तरफ मेरी इफ्तारी बन रही होती है और एक तरफ जो है ना मैं अपनी सहरी के लिए खाना बना लेती हूँ। अच्छा, अगर आप इसके अंदर अंडा डालकर बनाना चाहते हैं नरगिसी कोफ्ते, तो आप अंडे को बॉईल करके बीच में से हाफ़ करके और फिर इसको अंदर स्टफ़ करके और फिर फोल्ड करके अगेन जो है ना वो एक सर्कुलर शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं अंडे वाले नहीं बनाती हूँ, मैं लाइक ग्रेवी के अंदर ना आलू काट के डाल देती हूँ, और अगर अंडे वाले खाने का दिल चाह रहा होता है तो वो अलग से बॉईल कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो बस यहाँ पर मैं 1 बाय 1 बनाती जा रही थी और प्लेस करती जा रही थी, और थोड़ी देर में मेरे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके थे। और दूसरी तरफ अब मैं अपनी ग्रेवी को भी देखूँगी कि क्या उसका जो पानी है वो खुश्क हो गया है, क्या आलू गल गए हैं। आलू गलने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्की आंच के ऊपर जो है ना वो दम पर रखूँगी ताकि आलू गल जाए। अब साथ में जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा किचन मेस्ड अप हो गया था, तो मैं ये सारे बर्तन जो है ना वो हाथ के हाथ धोकर रखूँगी, वरना बहुत सारे जब जमा हो जाएंगे तो फिर उनको अलग से धोना वो एक जो काम बन जाता है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा फैला हुआ जब किचन हो जाता है ना तो पता नहीं क्यों मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं भले थोड़ा टाइम लगा लूँ, लेकिन जो भी काम कर रही हूँ उसको हाथ के हाथ समेट समेट के जो है ना फिर दूसरा काम के अंदर हाथ डालती रहूँ कि एक तरफ मेरा किचन भी साफ़ सुथरा रहे और साथ साथ जो है ना मेरा काम भी चलता रहे। तो यहाँ पर जो है ना मेरी ग्रेवी बिल्कुल से रेडी हो गई है। तो अब आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से इसमें जो है ना वो मैं कोफ्ते ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैं चमचा हटा दूँगी, क्योंकि कोफ्ते जाने के बाद हमें चमचा नहीं चलाना होता बिल्कुल भी, वरना आपके कोफ्ते जो है ना वो टूट जाएंगे। तो बस डालने से पहले आपने हल्का सा अपने एक हाथ से जो है ना वो उसको दोबारा से रीशेप करना है, क्योंकि जब हम इसको सारे को एक जगह रखते रहते हैं ना और फिर इकट्ठे डालते हैं तो थोड़ा सा जो शेप होता है ना कोफ्तों का वो थोड़ा सा बैठ जाता है। तो उसको दोबारा से अच्छे से शेप में लाने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा घुमाना होता है, और फिर उसके बाद इसको 1 बाय 1 करके आप अपनी ग्रेवी के अंदर ऐड करते रहें।
अच्छा, इस वक्त जो है ना आपने अपनी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी हाई रखनी है, ताकि ऊपर से जो है ना फ़ौरन से जब भी आपका जो कोफ्ते का जो कीमा है वो फ़ौरन से पक जाए। जब वो पक जाएगा तो फिर वो ऑब्वियसली थोड़ा सख्त हो जाएगा और वो टूटेगा नहीं। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपकी आंच थोड़ी कम होगी तो ऑब्वियसली आपके कोफ्ते जो है वो ऊपर से इतना ज़्यादा फुल्ली कुक नहीं होंगे और उसमें गुंजाइश रहेगी कि वो टूट सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते यहाँ पर ऐड कर दिए थे। तो अब जो है ना मैं इसको पतीली को इस तरीके से पकड़ के और फिर इसको घुमाऊँगी, ताकि हर तरफ से जो है ना ये कोफ्ते हाई फ्लेम के ऊपर पक जाएँ। तो अभी मैं बगैर ढके जो है ना इसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरीके से घुमाऊँगी पतीली को, ताकि मेरे कोफ्ते अच्छे तरीके से हर साइड से पक जाएँ। अब आप ये देखें कि ना तो कोफ्ते टूटे और ना ही इसका कोई शेप आउट हुआ, और ये आराम से कुक हो रहे हैं। और अब जब मुझे लगा है कि तकरीबन 10 मिनट मैंने जब इसको तेज़ आंच के ऊपर पका लिया ना, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करूँगी और उसके बाद इसको पकाऊँगी ताकि कोफ्ते अंदर तक से गल जाएँ। मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू भी आए। अब दूसरी तरफ जो है ना मैं अपनी बाकी की जो मेरी इफ्तारी की तैयारी है तो वो भी मैं साथ साथ देख लूँगी। तो दही बड़े जो थे ना वो मेरे ऑलमोस्ट तैयार हैं। बस इसके ऊपर जो है ना मैंने एक टैमरिंड चटनी लेकर आई थी शान की, जब मैंने ग्रॉसरी ली थी रमज़ानों की। तो इसका मुझे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लगा था, खट्टा मीठा सा, और सोंठ का इसमें थोड़ा सा फ्लेवर था। तो इससे जो दही बड़ों का टेस्ट होता है ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो बस मैं इसके ऊपर ये ड्रिज़ल कर दूँगी थोड़ी सी, और साथ में जो है ना वो जो दही बड़ों का जो एक मसाला होता है तो वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, वैसे तो दही बड़ों की जो बूंदियाँ होती हैं वो आप घर में भी बना सकते हैं, और मैं बना लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि शुरू के लिए एटलीस्ट मेरे पास रेडीली अवेलेबल हो, या कभी ऐसा दिन कि जब मुझे पता है मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है तो मैं उसको आराम से जो है ना वो भिगो दूँ और फिर उसको यूज़ कर लूँ। तो बस अब मैं इसको कर दूँगी साइड पर और चलेंगे अपनी दूसरी डिश की तरफ उसको तैयार करने के लिए। यहाँ पर बेसन तो मेरा ऑलरेडी घुला रखा हुआ ही था, इसको थोड़ा सा दोबारा से मिक्स करूँगी और इसके अंदर जो मैंने आलू काट के रखे हुए थे आलू के पकौड़ों के लिए, तो मैं वो आलू इसके अंदर ऐड करूँगी। फ्राइंग का काम तो ज़ाहिर है बिल्कुल एंड के लिए ही होता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि थोड़ा वक्त से पहले ही करके रख लूँ, क्योंकि गैस का कुछ नहीं पता होता कि कब कम हो जाए और कब चली जाए। तो बस यहाँ पर मेरा खाना भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और मैं बस इसमें अब इसको दम पर रखूँगी। असर के बाद यहाँ पर इतना प्यारा मौसम हो जाता है कि धूप भी नहीं होती, और शाम के टाइम इतनी प्यारी और ठंडी अच्छी हवा चलने लगती है कि दिल ही नहीं चाहता कि आप यहाँ से हटें। तो बस यहाँ पर ना मैं मोहम्मद हमज़ा को भी अपने साथ ले आई थी, ताकि वो भी थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ खड़े हो जाएँ और थोड़ी फ्रेश एयर उनको लग जाए, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको भी मुझे एंटरटेन करना पड़ता है, वरना वो मुझे काम नहीं करने देते। और बच्चे जो थे वो बाहर फ़ुटबॉल खेल रहे थे, तो मैंने कहा यूँ इनका टाइम अच्छा पास हो जाएगा उनको देखते देखते। लेकिन जब उन्होंने उनको देखा तो उनका तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरीके से नीचे पहुंच जाएं। तो थोड़ी देर तो मैं उनको वहीं पे ही दिखाती रही, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए उनको नीचे ही ले जाती हूँ। तो बस फिर मैं उनको थोड़ी देर के लिए नीचे ले गई थी, ताकि वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें बच्चों के साथ। थोड़ी देर मोहम्मद हमज़ा ने भी यहाँ पर फ़ुटबॉल खेल ली थी, तो उनका अच्छा टाइम पास हो गया। मगरिब होने में अब थोड़ी ही देर बाकी रह गई थी, तो मुझे अब वापस ऊपर आना था और बाकी जो इफ्तारी की जो तैयारी थी जिसके अंदर फ्राइंग करनी थी, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और फ्रूट चाट तैयार करनी थी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं एंड में ही तैयार करती हूँ। क्योंकि फ़्रूट पहले से अगर काट के रख लेती हूँ ना तो फ्रूट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। ये जो कोफ्ते हैं ना तो ये इसका फ़ाइनल लुक है, और मैंने एक तरफ ना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया था तो मैंने उसमें 1 बाय 1 जो है ना सारे आलू के पकौड़े डालना स्टार्ट कर दिए थे। तो इतने ही डालती हूँ जितने एक दफ़ा कढ़ाई के अंदर जितने आराम से आ सकें, ओवरलैप नहीं करती, वरना फिर वो सारा बेसन जो है ना वो हट जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देती, बस मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राइंग कर लेती हूँ। उस तरह आलू भी अच्छी तरीके से गल जाते हैं और जो बेसन की कोटिंग है वो भी नहीं उतरती है, वो भी अच्छी क्रिस्पी बन जाता है। एक तरफ से जब बेसन अच्छी तरीके से कुक हो जाता है तो फिर मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर मेरी फ्राइंग हो रही होती है और मैं यहाँ पर फ्रूट चाट अपनी बना लूँगी। बचपन में जब छोटे होते थे और रोज़े होते थे तो हम कभी भी फ्रूट चाट नहीं खाते थे, लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है हमें अवेयरनेस है और हमें पता है कि इसमें फ़ायदे हैं तो हम बनाते भी हैं और खाते भी हैं।
और नॉर्मली फ्रूट मीठा ही होता है ज़्यादातर, तो मैं जो है ना चीनी भी नहीं इसके अंदर ऐड नहीं करती, तो ऐसे ही अच्छा लगता है बग़ैर चीनी के। यहाँ पर मेरा एक बैच जो है ना आलू के पकौड़ों का फ्राई हो गया है। मैं इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छा, और बेसन का जो मैंने बैटर बनाया था ना, उसके अंदर मैंने सिर्फ ज़ीरा, नमक और पिसी लाल मिर्च डाले थे। इसके अंदर कोई मैंने सोडा नहीं डाला। और आवाज़ तो आप सुन ही चुके हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। साथ में ही मैंने कुछ होममेड समोसे भी बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैं वो भी निकाल लूँगी और उसको थोड़ी देर पहले डीप फ्रॉस्ट करूँगी ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएं, वरना वो बाहर से पक जाते हैं और अंदर से जो है ना वो सख्त ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो भी निकाल लिए हैं। उसकी रेसिपी मैंने जब बना रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस दिन इतना काम का लोड था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं। तो मैंने जो है ना होममेड समोसे बनाए थे और बॉक्स पैटीज़ बनाए थे। तो बस यहाँ पर मैं कभी समोसे फ्राई कर लेती हूँ, कभी बॉक्स पैटीज़ फ्राई कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मैंने समोसे जो बेसन का जो बैटर बच जाता है ना, तो मैं उसी के अंदर पालक भी काट के डाल दूँगी, प्याज भी काट के डाल दूँगी, आलू भी काट के डाल दूँगी, और इस तरीके से प्याज के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार से जो है ना वो बन जाते हैं। बस इसमें एडिशनल थोड़ा सा मैं पिसी लाल मिर्च और नमक और मज़ीद ऐड कर लूँगी। ये वाले पकौड़े जब मैं बना रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बेसन कम से कम हो और बाकी जो इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करें ना वो ज़्यादा हो, तो उससे टेस्ट एक तो बहुत अच्छा आता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। देख भी सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें जब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, तो बेसन की क्वांटिटी जो है वो कितनी मामूली सी रह गई है। आप हाथ से जो है ना बैटर इसको फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं, कंफर्टेबल है तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्पून से ही डाल देती हूँ, क्योंकि स्पून से ये होता है कि एक ही मेजरमेंट जाती है। और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी पकौड़े ना मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब छोटे साइज़ के हों, क्रिस्पी हों, अच्छे मज़ेदार हों, तो इस तरह तो खा लिए जाते हैं। बहुत ही मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लूँगी, वरना अगर बहुत हाई फ्लेम होता है ना तो वो सारा बेसन उस पर से हट जाता है, और अगर बहुत लो फ्लेम हो तो तब भी वो सब घुल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है ना आपको फ्राइंग करनी होती है। बाकी जो मेरा फ्रूट है तो मैं वो भी उसको साथ साथ काट लूँगी। एक तरफ मेरी फ्राइंग चल रही है, एक तरफ मेरा फ्रूट कट रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से अपने अपने घर में फ्रूट चाट बनाते हैं। कुछ लोग बहुत स्पाइसी चटपटा करके जो है ना चाट मसाला और काली मिर्ची नमक डाल के बनाते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा मज़ीद और मीठा करने के लिए इसके अंदर टैंग भी ऐड करते हैं, थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। तो लेकिन हमें जो है ना बिल्कुल सिंपल अच्छा लगता है कि मतलब अगर फ्रूट बहुत मीठा है तो चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर लगता है कि मिठास कम है तो ये है कि हम थोड़ी सी उसमें शुगर ऐड करके और फिर हम बना लेते हैं। तो आप ये देखें कितना अच्छा प्यारा कलर आया है इसका, और ये कितने अच्छे फ्राई हो गए। इनको मैं निकाल लूँगी और अब मैं अपना सेकंड बैच डालूँगी फ्राइंग के लिए। अज़ानें थोड़ी ही देर में जो है ना होने ही वाली हैं, और जो मेरी लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी तो वो भी मैंने निकाल कर गर्म करनी थी, ताकि ये भी जो है ना मैं इफ़्तार की टेबल के ऊपर लगा दूँ। वैसे तो जो इफ़्तारी का टाइम होता है ना, तो यही उसकी एक रौनक होती है कि थोड़ी सी अफरा तफरी हो ही जाती है, आप पहले से जितनी कुछ काम करके रख लें। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पेसिफ़िक होने के लिए यहाँ पे टाइमिंग्स वाला जो कैलेंडर है तो मैंने यहीं पर किचन में हैंग कर लिया है, और इसी के ऊपर ना एक छोटा सा किचन टॉवल था तो वो मैंने हैंग कर दिया, क्योंकि इतनी दफ़ा आपको हैंड वॉश करने पड़ते हैं ना अपने, और वो सारा पानी जो है ना फिर नीचे फ्लोर के ऊपर सारा ड्रिप करता है। तो इसलिए ताकि ये कि आपने जैसे ही हैंड वॉश किया आपने यहीं से जो है ना इसको ड्राई कर लिया, और बस मैंने अपनी सब चीज़ें निकाल कर यहाँ रख दी थी, ताकि बस अज़ान से 5 मिनट पहले मैं इन सब चीज़ों को जहाँ हम इफ्तार करते हैं वहाँ सब सेट कर लूँ। और बाकी जो भी बर्तन होते हैं ना सारे मैं जो ना साफ़ कर लेती हूँ इफ्तारी से पहले पहले, पूरा किचन क्लीन करके और पूरा सिंक क्लीन करके, और ताकि जो है ना इफ्तारी के बाद कम से कम काम हो। और अज़ानें होने वाली हैं तो बस मैं यहाँ पर इसका चाय का चूल्हा बंद करूँगी और इफ्तारी करूँगी, और इफ्तारी के बाद चाय को कप्स में निकालूँगी, फिर चाय एंजॉय करेंगे। आज के मेरे इस ब्लॉग में इतना ही था। होपफुली आपको ये मेरी सहरी और इफ्तार प्रेप की रूटीन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। तो बस मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें।